कारण ये है कारण यह है कि जब भी आप रीडिंग मटेरियल में देखते हैं तो हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन करते हैं, तो इंग्लिश में मैटर हमेशा हिंदी से ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी में लिखने वाले भी जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं तो ट्रांसलेटेड हैं या तो कट एंड पेस्ट है। अब 99% हिंदी के मटेरियल से देखेंगे, लेकिन ये बात जब हमने विदेश नीति वाली किताब लिखी तब भी, और अभी जो राज्य व्यवस्था की ये नई किताब है, जो राज्य व्यवस्था की ये नई किताब है, एक बार आप पढ़िएगा। वैसे वैसे हमारा प्लान ये था कि हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को बुलाते और इस किताब का उद्घाटन करते। अब वो समय हो नहीं पाया, लेकिन आप अगर देखें इस किताब में तो हम ये कहते हैं कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम में भी आज अवेलेबल किताब है, इसके मुकाबले में जनरल स्टडीज के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर सब्जेक्ट, क्योंकि ये विषय के लिए नहीं है, ये केवल प्योरली जीएस के लिए लिखी गई किताब है। क्योंकि थोड़ा सा आप जानते हैं सब्जेक्ट में थोड़ा अप्रोच का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, विषय वस्तु सारी यही होती है, अप्रोच का थोड़ा तरीका अलग है। दूसरी बात है कि जब कई बार हमें मिसकंसेप्शन ये होता है, पूरी किताब को आप देखिएगा और जिन लोगों ने कोई दूसरी किताब पढ़ी हो, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट किताब मिलेगी, इसलिए आपको तो, और कई बार ऐसा होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए घाटा ये होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किताब मिलेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कई बार घाटा होता है कि आप उसकी उपेक्षा करते हैं। जो चीज़ दाम देकर खरीदी जाती है उसका, नहीं आपने पैसा दिया है पढ़ाने का, किताब को पैसा नहीं दिया है। अब सही बात तो देखिए ये, अब पढ़ाने में नोट्स आपको मिलना चाहिए, किताब थोड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमारा इसमें कोई एहसान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अब पढ़ाते पढ़ाते ही, चूँकि मुझे तरीका या जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पता होता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम कहाँ पे है। कई बार मैंने रियलाइज़ किया है अगर शायद मैं पढ़ाता ना होता इतनी अच्छी किताब नहीं लिख पाता। अब कितना अच्छा है ये, अच्छा मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक है, लेकिन आपका मूल्यांकन अंतिम होगा। और कई बार ऐसे ही होता है कि हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अंतिम निर्णयकर्ता पाठक का होता है। उत्तराधुनिकतावाद की यही मांग है कि पाठक तय करे कैसा होगा, लेखक नहीं। लेकिन आप सच मानिए कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो कई चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आप ज़्यादा सवाल पूछते हैं फंडामेंटलाइज में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधिक उचित प्रक्रिया में क्या अंतर है, उसको ने बॉक्स बना के अलग से लिख दिया। इस बार मैंने कोशिश किया है परफेक्शन, वैसे तो मेरी आदत है कि हर चीज़ को अपने से एक्सीलेंट करूं, लेकिन मानव का स्वभाव है, आप जानते हैं, अगर हन्नान को याद करिए, हर फिलोसफर को हम जोड़ सकते हैं कि हम कभी परफेक्ट हो नहीं पाते, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अचीविंग टुवर्ड दैट्स। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है इस किताब का परफेक्शन का लेवल की है कि जितनी अवेलेबल किताबें हैं, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, हिंदी की तो कंपैरिजन नहीं है, उनसे किताब सर्वश्रेष्ठ है। और जो भी आपको उलझाने वाली चीज़ है, जैसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधिक उचित प्रक्रिया में क्या अंतर है, इसका हम बॉक्स में हमने बना कर दे दिया है। जो भी चीज़ें निवारक नज़रबंदी दंडात्मक नज़रबंदी में क्या अंतर है, हमने बॉक्स करके दे दिया है। आप देखेंगे कि, और कई बार ये कंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन ये हो जाता है, जब कोई किताब ही देखेगा, किताब फैक्चुअल फॉर्म में तो है नहीं, तो कई बार ये, जैसे पिछली किताब के बारे में कुछ बच्चे हमें ये ओपिनियन देते थे, किताब मेंस के लिए तो ठीक है, प्रीलिम्स के लिए नहीं, तो उन्होंने शायद ढंग से चीज़ों को देखा नहीं। आप जानते हैं आजकल प्रीलिम्स परीक्षा में, प्रारंभ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी चीज़ें संकल्पनात्मक आती हैं, और जब केवल तथ्य ही तथ्य आपको मिलेगा, तथ्य भी याद नहीं कर पाएंगे आप। तो जो भी चीज़ें तथ्य दिया जाए, हर फैक्ट इसमें है, आप कोई भी ऐसा फैक्ट आप बताएं जो उस किताब में ना हो, लेकिन फैक्ट को जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग है। हर तथ्य इसमें है, जैसे कि आपको लगता होगा जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन, इसमें लिखा रहेगा, आर्टिकल 35 ए इसमें लिखा रहेगा, लेकिन उस चीज़ को हमने संकल्पना के साथ जोड़ा है, तो केवल तथ्य, और वो पढ़ने में हमेशा आसानी होती है कि आप तथ्य को संकल्पना के साथ समेट के पढ़िए। दूसरी बात आप देखेंगे, इस किताब को आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि डीपीएसपी में है, निदेशक तत्व में है, और सच मानिए डीपीएसपी हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वास्तविकता ये,
निदेशक तत्व के अध्याय में आप देखेंगे, अगर आप सामान्यतः किताबों में देखेंगे जिस तरीके से डीप कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पल बता दूं, और उसी तरीके से आप पढ़िएगा कि क्या पाठक ने लिखा है, फिर क्या आप पढ़िए। जिसे निदेशक तत्व में आप देखेंगे इस किताबों में सामान्यतः आप जाएंगे तो लिखा होगा कि ये उदारवादी है, ये समाजवादी है, ये तत्व ऐसा है, लेकिन वैसा एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता। एग्जाम में अगर निदेशक तत्व के एग्जाम पार्ट से आप प्रीलिम्स एग्जाम पे आएंगे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे आएंगे तो उसमें लगातार ये पूछा गया है कि संविधान के कौन से ऐसे पार्ट को कहा जाता है कि शासन के मूलभूत हैं, निदेशक तत्व दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है। फिर एक बार प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा गया कि संविधान के किस भाग में भारत में कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किया गया है, निदेशक तत्व है। तो हमने उन टाइटल को, हेडिंग को ही बनाया है। हमने हमेशा जो चीज़ें पूछी जा रही हैं और स्वाभाविक रूप में प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखा गया। दूसरा, मेंस को कैसे, निदेशक तत्व अगर आप जानते हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है। वैसा प्रस्तावना पे जाएंगे, चूंकि आप जानते हैं कि मेंस एग्जाम में कभी भी चीज़ें फैक्चुअल नहीं पूछी जाती, तो प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ है वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा। प्रस्तावना का अंतिम निष्कर्ष क्या होगा मेंस एग्जाम में वहाँ पूछा जाएगा। और कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि बहुत सारे, अगर प्रस्तावना को मेंस के हिसाब से देखा जाए तो एप्लीकेशन को हमने ध्यान में रखा है। प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो एक बार प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है कि संविधान की आत्मा किसे कहेंगे। उसमें 2-3 संविधान के भाग का, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, प्रस्तावना। उत्तर होगा प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में सारे संविधान के एक तरीके सारांश है। तो इसको हमने टाइटल के रूप में यूज किया है कि आपको कैचिंग, इतना हमने टाइटल बनाया हुआ है कि आपको किताब बहुत कैचिंग लगे, बहुत कम एफर्ट में। जैसे अगर जिसको ये लगता हो कि नहीं समय बहुत कम है, 2 महीने का है, प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे इस किताब को देख पाएंगे, तो आप एक नज़र अगर पेज आप पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको ऐसे दिख जाएंगे, जहाँ आपके बहुत गहरे जाके जाने की आवश्यकता नहीं है। कि मान लीजिए राज्यसभा के बारे में नोटा का एप्लीकेशन होता है या नहीं होता है, एंग्लो इंडियन के बारे में मनोनीत सदस्यों क्या काम है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो बड़ी उलझाऊ चीज़ें हैं, जो बहुत ढूंढते हैं आप, उन चीज़ों को हमने बहुत हाईलाइटेड तरीके से दे रखा है जिससे आपकी कठिनाई कम से कम रहे। और अब जैसे भी आप देखेंगे कि जैसे कि आजकल प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मेंस का तो होता ही है, इसमें से हर चैप्टर में ये बातें आपको दिखेगी। कल किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा भी था कि निरपेक्ष, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे हम जवाब देने लगेंगे फिर तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी कि एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या अंतर इस किताब में लिखा गया है। बस मेरी एक क्षमा अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इंग्लिश मीडियम एज ऑफ नाउ, बट वी आर वर्किंग ओवर दैट। हम उस पर काम लगातार कर रहे हैं। और जो आप जाने क्लास में थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा होती है इसलिए, लेकिन हमारा पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट बैच के बाद हम इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल करा सके। और कारण क्या होता है, अगर हम हिंदी को इंग्लिश में सीधे, जैसे कि कई किताबें ऐसी हैं इनका सीधा इंग्लिश का हिंदी वर्जन किया गया है, जिन किताबों का इंग्लिश का हिंदी वर्जन आप करेंगे वो किताब कभी पढ़ने में ठीक नहीं होगी, उलझाऊ होगी। इंग्लिश को, जैसे कि हमारे पास सबसे सस्ता विकल्प तो ये था कि इस किताब को सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा दिया जाए। हमने कई लोगों को देखा, यहाँ तक कि नेट वाली किताब के लिए भी, विदेश के लिए भी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है उसका भावानुवाद नहीं हो पाता, शब्द से ट्रांसलेट हो जाता है, तो वो कभी उतनी अच्छी किताब नहीं होगी। यानी एक किसी व्यक्ति ने कहा भी है कि किताब को ट्रांसलेट करने के लिए जो लेखक है उससे बड़ा विद्वान अगर अनुवादक हो तब तो किताब को ट्रांसलेट कर पाएगा, नहीं तो किताब बहुत ही बेकार हो जाएगी। इसलिए आप इस किताब को आप पढ़ के देखिएगा। और आपका एक दायित्व है, क्योंकि ये किताब लोगों के हाथों में पहुंचे, आपका एक दायित्व है। आप इसे आप लोगों के हाथों में कैसे पहुंचाएंगे? फेसबुक पर शेयर करिए और इस किताब को जहां भी लेके, किताब को ऐसे हाथ में लेके जाइए। भाई देखिए, भावनात्मक रूप में कुछ सहयोग आपको, देखिए हमारा प्रचार तंत्र बड़ा कमजोर है। और सच पूछिए, किसी ने एक बारी फॉरेन पॉलिसी किताब देखी और मैंने किसी प्रोफेसर को दे रखा था, उसने कहा ये तो बेस्ट सेलिंग बुक होनी चाहिए। तो हमने कहा नहीं, थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग होता है कि हमारी किताब कोई रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अपने कंसर्न होते हैं। अगर कोई हमारी किताब बताएगा इसका मतलब मैं उससे बड़ा टीचर हो गया, जबकि मैं किसी से अपने आप को बड़ा मानता नहीं है, मैं सबसे छोटा टीचर मानता हूँ। मैंने कभी कहा मैं बड़ा टीचर हूँ? नहीं। तो लेकिन अब ये सामान्य मनोविज्ञान है कि कोई व्यक्ति, और याद रखिए कोई भी टीचर हमारी किताब न पढ़े नहीं हो सकता, लेकिन वो स्टूडेंट को नहीं बताएगा, उसके तमाम खामियां बता देगा कि ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर कहूँगा
कि आप एग्जाम को देखिए, सिलेबस को देखिए, तो आप इस किताब को जहां भी जीएस क्लास में जाएंगे हाथ में लेके जाएंगे। भाई कोई पूछेगा तो एक बार देखिएगा। आपको ये नहीं कहना कि किताब खरीदो, बस आपको ये कहना किताब आप देख लो। आपका आप सेल्स और मार्केटिंग करने वाले थोड़े हैं, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन आपका ही काम होना चाहिए किताब को एक बार देखे तो इस किताब में क्या है। कहीं चाय के स्टॉल पे जा रहे हैं किताब लेके लेके बैठे हुए। ये सब तरीके मैं वो बता रहा हूँ जो मैं कभी खुद नहीं कर पाया आपको। तो हम तो अपने हिसाब से कोशिश करेंगे किताब कम से कम लोगों के हाथों में पहुंचे, हमारा पहला टारगेट ये है। लेकिन कई लोगों को ये लोग सर ये किताब सब पढ़ लेंगे फिर तो कंपटीशन में हमारा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। अब ये आप कहेंगे ना ना सर मैं किताब को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी अप्रोच होता है कि अच्छी किताब को हम दूसरे को शेयर न करें। ऐसा नहीं होता है कि किताबें वही सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका फिर बदल जाता है। और ये किताब जितनी प्रशंसा मैंने इस किताब की है, एक एक चैप्टर में आप जाएंगे, मूल अधिकार, जैसे कि न्यायपालिका में आप जाएंगे तो उसमें न्यायिक संयम का विचार है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है, एक्टिविज्म क्या है, ओवर एक्टिविज्म क्या है, एक एक पार्ट दे रखे हैं, एनजीटी क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या है, जो जो वर्तमान की समस्याएं हैं, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कैसे तय होती है, जो बेंच कैसे गठन होना चाहिए, जो भी वर्तमान डिस्प्यूट है। और सबसे बड़ी बात है इस किताब में पॉलिटिक अप्रोच है। पॉलिटिक अप्रोच अलग होता है, लॉ का अप्रोच अलग होता है। पॉलिटिकल लॉ में फर्क होता है कि भाई लॉ का अप्रोच केवल लीगल होता है और पॉलिटिक अप्रोच बिल्कुल व्यवहारिक होता है, राजनीतिक होता है। इस किताब को पढ़ने समय अगर आपके दिमाग पे बोझ पड़ जाए, इसका मतलब फिर लेखक का प्रयास सही नहीं है। किताब को पढ़ते समय ऐसा लगे कि मैं कोई अच्छी अपनी पसंदीदा बचपन वाली स्टोरी पढ़ रहा हूं, तब तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात आपको बता दें कि संकल्पनात्मक स्पष्टता कहाँ होती है। कल संयोग की बात है, कल मुझसे कोई चयनित स्टूडेंट मिले, सेलेक्टेड स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट पहले रह चुके हैं, 10 साल पुराने, तो इस समय भारतीय इंडियन डिफेंस अकाउंट में है। तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। अब उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट किताबों वगैरह के बारे में कहा कि जब आप किताब, सर हम किताब आपकी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको और लोगों को बताना चाहता हूँ। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उनका चूंकि ऑप्शनल, जब 2 ऑप्शनल थे उस समय स्टूडेंट थे, तो उनका ऑप्शनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था। उनका एक बड़ी विडंबना सर मैं देखता हूँ कि 2 विषय कोई भी पढ़ाने को तैयार हो जाता है, पॉलिटी और हिस्ट्री। उसको लगता है कि विषय सबसे सरल है, लेकिन आप देखिए हर विषय की अपनी आत्मा होती है। पढ़कर विषय को पढ़ाना और एकेडमिक्स में बीए करना, एमए करना, उसके बाद जीआरएफ, नेट, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हर विषय की अपनी आत्मा होती है और इस वजह से जो विषय जो एक्सपर्टीज है उस विषय के साथ न्याय कर पाता है। क्यों, अगर आप देखेंगे जैसे आप कुछ केसेस आप पढ़ते होंगे, केशवन भारती केस, गोलकनाथ केस, ये कई बार आपको उलझाने वाले लगते होंगे। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां केशवन भारती केस मिलेगा, गोलकनाथ केस मिलेगा, लेकिन उसका रेफरेंस अलग हो जाएगा। इस केसेस को, केशवन केस को हमने 3 जगह यूज किया है, गोलकनाथ केस में भी है और मिनर्वा मिल्स केस में भी है, लेकिन हर चैप्टर में उसके मायने अलग अलग हो गए। अब संविधान का आधारभूत ढांचा आएगा, फिर उसमें केशवन भारती केस है, वहां उसका संदर्भ अलग हो गया। वहां उसका संदर्भ में तुरंत अलग कर दिया कि स्वाभाविक रूप में संविधान की व्याख्या करते समय केशवन भारती का डायमेंशन अलग है, प्रॉपर्टी राइट्स के समय उसका अलग डायमेंशन आता है। जब उच्चतम न्यायालय एक केस को हल करता है उसमें 10 इशूज होते हैं, तो फंडामेंटल राइट का इशू हमने फंडामेंटल राइट में, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है। और आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एक केस को हमने क्यों 4 जगह यूज़ किया है, हम तो एक ही जगह यूज़ कर सकते थे। और कई बार कठिनाई यही आती है कि जब भी हम रेफरेंस देते हैं तो मूल अधिकार लिख रहे हैं तो भी केशवानंद भारती केस, निदेशक तत्व तो भी, लेकिन वो बेसिक डायमेंशन नहीं लिख पा रहे हैं, जहाँ जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। तो आपको संकल्पनात्मक स्पष्टता बहुत दिखेगी। दूसरा कि मानवाधिकार आयोग आप देखिएगा, इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन, जो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं फिर कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलेंगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इस किताब में आपको मिलेगी। तो आप हर जगह की चीज़ों को आज तक जितना भी आपने पढ़ा है एक बार कंपेयर करके देखेगा। और मेरी बात है तो कोशिश करिएगा आज ही आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, तो मुझे आप कल बताइएगा, और आज आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। और फिर आप ये किताब आप फेसबुक पे आप शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, एक एक लोगों के व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप्स हैं? अच्छा व्हाट्सएप। अब एक व्यवहारिक बात बता दें, पहले आप किताब को पढ़ेंगे तभी उसकी विशेषता बता पाएंगे, जब आपने ही नहीं पढ़ा है तो विशेषता कैसे बता पाएंगे? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये हमने किताब के बारे में बता दिया, बाकी हम अपना चैप्टर शुरू करें। बताइए।
क्या करें? वित्त आयोग के कार्य। तो अगला आपको बता दें कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के कार्य या फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के काम में जो पहला आपको बताया था कि पहले वित्त आयोग का पहला काम क्या है? डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये हमने आपको बता दिया था। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा, संघ के द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान, ग्रांट गिवन बाय यूनियन टू स्टेट। अनुदान अंडरलाइन, अनुदान एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप देखेंगे इससे विश्लेषण ये जोड़ता है कि अगर संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, तो फिर सवाल उत्पन्न ये होता है कि राज्य निर्भर है क्या? ग्रांट इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल टर्म। तो कई लोग कहते हैं कि अगर संघ राज्यों को अनुदान देगा, इसका मतलब है कि राज्य संघ सरकार पर निर्भर है, और निर्भरता संघीय शासन के मूल विचार के खिलाफ माना जाता है। संघीय शासन का मतलब है राज्य क्या है? स्वायत्त है। राज्य स्वायत्त है, राज्य संघ पे निर्भर नहीं है। लेकिन इसकी आलोचना ये है, आलोचक कहते हैं कि इसका मतलब है कि राज्य संघ पे निर्भर है। इसके बचावकर्ता ये बात कहते हैं कि नहीं, राज्य संघ पे निर्भर नहीं है, अपितु सहकारी संघवाद का उदाहरण है, संघ राज्य के बीच सहयोग का उदाहरण है। क्योंकि राज्य के आप देखेंगे, क्योंकि राज्य के सारे काम कल्याणकारी हैं, राज्य के सारे काम कल्याणकारी है। उस संघ शासन का ही मूल उद्देश्य क्या है? राज्य का कल्याण करना। तो ये दोनों तरह से इसकी व्याख्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि संघ ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, और ये भी आपको याद दिला दें कि अमेरिका के संघवाद में भी संघ राज्यों को अनुदान देता है। 1930 के बाद जैसे अमेरिका में कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ, आर्थिक मंदी आई, उसके बाद संघ शासन ने भी राज्यों को बड़ी मात्रा में अनुदान दिया। इसलिए कहना कि संघवाद के पूरा खिलाफ है, ये पूर्ण तौर पर उचित नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग से परामर्श लिया जाएगा। परामर्श अंडरलाइन, कंसल्टेशन। प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग से परामर्श लिया जाएगा भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, इन द साउंड इंटरेस्ट, इन द साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट अंडरलाइन, जो की टर्म है, राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लिया जाएगा, कंसल्टेशन। और कंसल्टेशन किससे किया जाएगा? भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, इन द साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में परामर्श लिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि वित्त आयोग के ये जो काम है वो हमेशा अलग अलग होते जाते हैं। हर फाइनेंस कमीशन में वित्त आयोग के ये काम बदल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसे लोकप्रिय रूप में कहा जाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये वित्त आयोग में हमेशा बदल जाता है। जैसे अभी 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो 15वें वित्त आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है?
हर हर फाइनेंस कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा। और आपको याद दिलाते हैं, जब भी कोई कमीशन बनता है उसका हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करते हैं। ये कमीशन काम क्या करेगा? कमीशन की रूटीन काम है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस की मात्रा कितनी होगी, रूटीन काम है, राज्यों को अनुदान कितना दिया है, रूटीन काम है। हर फाइनेंस कमीशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, नया काम होता है, क्या होता है कि आखिर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है किस दायरे में, किस उद्देश्य के लिए वो काम करेगा। जैसे आप देखा होगा आपने कि जब हमारे यहाँ पुंछी कमीशन बना तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया, जब सरकारिया कमीशन बना तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया। कोई कमीशन बनता है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था इंदिरा गांधी की हत्या की, ये सब कमीशन बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से भी, क्योंकि जस्टिस शाह कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए थे भारत में, उसकी जांच के लिए, दैट वाज रंगनाथ मिश्रा कमीशन। तो जब कमीशन कोई बनता है तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम देते हैं कि आपके काम का एरिया क्या होगा, आपके काम का आधार क्या होगा, आपके काम का मुद्दा क्या होगा। ये इंग्लिश में क्या कहलाता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और आपने देखा होगा पिछली बार जीएस में यही सवाल पूछा गया था। इसका मतलब है कि जीएस में सवाल कैसे पूछा जाता है, वो ये नहीं पूछेगा कि वित्त आयोग के काम बता दो, वो तो अब रट गए हैं। हर जगह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जामिनर का ध्यान तथ्यात्मक चीज़ों पे नहीं होता। तो इस बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भी 15 फाइनेंस कमीशन के लिए दिया गया है, सामान्यतः देखिए अब हम कई बार जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो सूचनात्मक पढ़ लेते हैं कि वित्त आयोग का जो नया वित्त आयोग गठित हो रहा है उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, हमने ये केवल देख लिया, चेयरपर्सन कौन होगा। ये एग्जामिनर पूछेगा नहीं कि उसका चेयरपर्सन कौन होगा, जानता है आप रट के आए हुए हैं। व्यवहारिक बात पूछ लेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ तक कि प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है कि, और इस बात को हमने किताब में रिफर किया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए, राज्यों के उधार के बोझ को कैसे कम किया जाए, यानी किस तरीके से हाउ वी कैन बेटर इम्प्लीमेंट द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि हम राज्यों के उधार के बोझ को कैसे कम करें, ये भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात है। तो कैसे राज्यों में ज़्यादा बेहतर राज्य कोषीय प्रबंध बनाया जाए, ये भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात है। यानी वो मुद्दे जिस पर वित्त आयोग एक्सपर्ट की तरह सलाह देगा कि भारतीय सरकार इन इन वित्तीय मामलों पर किस तरीके का प्लान अपनाए। इसलिए वित्त आयोग का काम केवल करोड़ों का विभाजन नहीं है, कुल मिलाकर ये भविष्य के भारत के वित्तीय सुदृढ़ स्थिति की बात करता है। क्योंकि जब हम कहते हैं इन द साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसमें सारी बात आ जाएगी, या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अलग अलग फाइनेंस कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमेशा अलग अलग रहे। ईज इन डूइंग बिजनेस, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात है। और आज देखेंगे आज की अर्थव्यवस्था में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस। यानी ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस को हमेशा देवनागरी लिप में, जो हिंदी में लिखना चाहें देवनागरी लिप में ही लिखेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस, इसका मतलब किस तरीके से हम बिजनेस को आसान बनाए, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब वित्त आयोग का ये काम बहुत बड़ा बन जाता है। वित्त आयोग केवल राज्यों को अनुदान देने की संस्था नहीं है, बल्कि भारत में कैसे इकोनॉमी को पूरा बेहतर किया जाए। अब इकोनॉमी को बेहतर करने, टैक्सेशन को बेहतर किया जाए, उदारीकरण को बेहतर किया जाए, संघ राज्य के वित्तीय संबंध बेहतर हो, ये काम वित्त आयोग के दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूछेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या संविधान में लिखा गया शब्द है? उत्तर है नहीं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का व्यवहारिक नाम है, जो हम ये कहते हैं कि कंसल्ट, प्रेसिडेंशियल कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन इन द साउंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो बाकायदा कुल वित्त आयोग बताएगा। और इसीलिए आप देखेंगे वित्त आयोग जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, प्रेसिडेंट कोई रिपोर्ट देगा, वित्त आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट अगर इसको पार्लियामेंट्री शासन को जोड़ना चाहें तो ये देखिए यही विश्लेषण है। एक ही पॉइंट को आप विस्तार करना शुरू कर दिए, मेंस का अप्रोच है। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस के तरीके को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग पढ़ेंगे तो ना पीटी पास होगा ना मेंस पास होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को केवल ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ सकते। अब आप देखेंगे इसको और आगे अगर बढ़ा दिया इसी पॉइंट को, ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अनुच्छेद 280 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को बाकायदा पार्लियामेंट के सामने रखेगा, और पार्लियामेंट के सामने रखेगा और राष्ट्रपति ये भी बताएगा
कि वित्त आयोग की रिपोर्ट पर हमने क्या काम किया। राष्ट्रपति बाकायदा कार्यपालिका का हेड है, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की थी हमने किन किन रिपोर्ट को स्वीकार किया है, किन किन रिपोर्ट को माना है, किन किन रिपोर्ट को स्वीकार किया है, ये वित्त आयोग काम करेगा। तो इसका मतलब है फिर संसदीय नियंत्रण कार्यपालिका पे हो गया। इसलिए अब देखेंगे राष्ट्रपति जो रिपोर्ट रखता है सदन के सामने, चाहे यूपीएससी की हो, ये रिकमेंडेशन तो होते हैं, लेकिन 99% कंडीशन में सरकार उसको पूरी तौर पे मान लेती है, क्योंकि पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने नहीं माना, देन पार्लियामेंट कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन पार्लियामेंट कैन आस्क द रीजन दैट व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द कमीशन व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अच्छा, कुछ लोगों को किताब मिल चुकी है क्या? तभी तो आप विकास पूछ रहे हैं, किताब मिल चुकी है? तो जिनको मिल चुकी है उनको कैसी लगी? नहीं, मुझे खुश करने के लिए मत बताइएगा। चौथा, चौथा, अब देखिए ये तीन महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद 4 और 5 वाले काम वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद जोड़ दिए गए। वित्त आयोग के संविधान में यही तीन मूल काम थे, संरचना संविधान में नहीं है, कार्य है। लेकिन जो अगले दो काम है वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए। और अब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटी है। और अब 73rd अमेंडमेंट की बात अगर देखा जाए तो उसमें फिर वित्त आयोग के काम को जोड़ दिया गया, क्योंकि आपको याद दिला दें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से एक नया इंस्टीट्यूशन बना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। 73वें 74वें संविधान संशोधन से एक नई संस्था बनी जिसका नाम है राज्य वित्त आयोग। वो एक संवैधानिक संस्था है जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी। अब राज्य वित्त आयोग बन गया, तो सवाल है राज्य वित्त आयोग का संबंध वित्त आयोग से क्या हो पहला। अब दोनों में कैसे रिलेशन बनाया जाए, इसलिए 280 में राज्य वित्त आयोग का रेफरेंस आ गया। अदरवाइज राज्य वित्त आयोग की बात तो पंचायती राज और नगर पालिका में की गई है। तब हमें 280 में राज्य वित्त आयोग का रेफरेंस करना पड़ा, क्योंकि आर्टिकल 280 में ये लिखा गया है कि राज्य का, क्योंकि जैसे हमारे संघ का कंसोलिडेटेड फंड होता है वैसे राज्यों का कंसोलिडेटेड फंड होता है। अगर अगली बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिला दें, अब जैसे कि इन द साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कभी वित्त आयोग ने यह भी कहा हो कि भारत के संचित नीति को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक उसी तरीके से राज्य की संचित नीति शक्तिशाली होगी तभी तो पंचायती राज को सहायता दे पाएगा, क्योंकि जो यहाँ राज्यों को सहायता दी जा रही है वो तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होगी। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो, पंचायती राज अच्छा हो, इसके लिए राज्य का कंसोलिडेटेड फंड बेहतर होना चाहिए। और राज्य का कंसोलिडेटेड फंड बेहतर होगा, पंचायती राज को फंड बेहतर मिलेगा। इसलिए अगली जो रिकमेंडेशन है इसी आधार पे है। अगला जो फाइनेंस कमीशन काम है उसी आधार पे है। उसमें 2-3 टर्म की हैं। पहला कि स्ट्रेंथनिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि को सुदृढ़ करना। स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित नीति को सुदृढ़ करना। राज्य की संचित नीति को सुदृढ़ करना अंडरलाइन, राज्य की संचित नीति अंडरलाइन। राज्य की संचित नीति को सुदृढ़ करना जो वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित हो, विच इज रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। जो वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित हो।
स्ट्रेंथनिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो वित्त आयोग अनुशंसा पर आधारित हो, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं को बेहतर सहायता दी जा सके, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को शक्तिशाली बनाया जा सके, विच कैन फर्दर strengthen the financial condition of पंचायत एंड नगर पालिका, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत अंडरलाइन, जो पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सके। यह वित्त आयोग का पूरा काम, यानी वैसे 3 की टर्म है पिछले वाले में। एक तो राज्य की संचित नीति पहला, दूसरा वित्त आयोग की रिकमेंडेशन दूसरा, और तीसरा पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका, इसका सीधा सा मतलब है, इसीलिए आप देखेंगे अब वित्त आयोग का रिकमेंडेशन जब भी आता है तो वित्त आयोग का रिकमेंडेशन में ये भी होता है कि संघ सरकार के द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिए जा रहे हैं, उस अनुदान में पंचायतों का एक निश्चित हिस्सा होना चाहिए, और पंचायतों को ऐसे शक्तिशाली बनाया जाए, ये भी बाकायदा। और पंचायतों को शक्तिशाली बनाने तो आप क्या करेंगे, राज्य की संचित नीति को बेहतर करेंगे। राज्य की संचित नीति बेहतर होगी तभी पंचायत की स्थिति बेहतर होगी। और राज्य की संचित नीति कैसे बेहतर होगी, दैट एडवाइस इज गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग बताता है। ये है वित्त आयोग के कार्य, ये है वित्त आयोग के कार्य। अब दूसरा, अगर हम वित्त आयोग के कार्य को जरा भूमिका में बदल दें, अब थोड़ा एप्लीकेशन पर आ जाए, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की भूमिका, व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। अच्छा, कई बार लोगों को ये लगता है, जैसे कि कई लोगों को स्टेट एग्जाम देना होता है, बिहार के एग्जाम देने, यूपीएससी एग्जाम देने होते हैं। अभी एग्जाम के परिवर्तित ट्रेंड आप देखिए। पिछली बार बीपीएससी मेंस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम संघ राज्य के संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। ये बीपीएससी मेंस का सवाल है। यानी एक बात आप हर जगह देखेंगे, कई बार लोग ये भी मान के चलते हैं नहीं भाई स्टेट एग्जाम की तैयारी अलग होती है, संघ लोक सेवा, नॉट एट ऑल। ये सब मिसकंसेप्शन है, एकदम ठीक नहीं है। हर जगह अप्लाइड सवाल पूछा जा रहा है। तो राज्य में भी अगर मान लीजिए जिसको यूपी मेंस देना होगा, आप ये मत सोचिए कोई परंपरागत चीज़ पूछी जाएगी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अगर मान लीजिए कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मांगा गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में 3-4 आर्गुमेंट आपके पास होने चाहिए, क्यों ठीक है, क्या राज्यों की आपत्ति है। और जरा सोच के देखिए, अगर एग्जामिनर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सवाल पूछ रहा है तो आपकी शुरुआत फिर सैद्धांतिक से होनी चाहिए। कैसे कि भारत में संघीय शासन है, राज्य स्वायत्त है, और केवल अपने सेंटर, और गलत उत्तर लिखने का तरीका कब हो जाएगा, जैसे है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, आपने लिखा भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना चला रखी है, ये योजना चला रखी है, योजना चला रखी है, इसमें इनका इतना हिस्सा होता है, इनका इतना हिस्सा होता है, और राज्य कह रहे हैं हमारा हिस्सा बढ़ना चाहिए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिख रहे हैं और संघवाद का कोई कॉन्सेप्ट आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनर कभी आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर रिवार्ड नहीं करेगा। और जिनको भी यूपी मेंस लिखना हो तो स्पेशली शाम को हमसे 4 से 5 बजे मिले और लिख के दिखाएं। अगर मेंस देना हो तो आप लिख के दिखाइए, मेंस देना है तो आप लिख के जरूर दिखाइए, और प्रीलिम्स देना है फिर आप प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर आइए। तो आपको हर जगह वही दिखता है कि हर जगह एग्जामिनर का ध्यान कहाँ पे है, एप्लीकेशन पे। अब जरा अगला देखें, व्हाट इज रोल। और आप कहेंगे रोल ऑफ फंक्शन में क्या कोई अंतर है, क्या सच पूछे अंतर नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया
अगर आपको रोल फंक्शन अलग ना लिखा जाए तो रोल के साथ फंक्शन के साथ रोल ही तो लिखना है, लेकिन फंक्शन रोल में थोड़ा अगर टेक्निक होगा। फंक्शन का मतलब जो संविधान में काम दिया गया है, दैट इज अ फंक्शन। रोल का मतलब है जो एक्चुअली होता है। संविधान में जो लिखा गया है हो सकता है कुछ और हो, व्यवहार में कुछ और हो। इसलिए जब कहा जाता है रोल का मतलब है कि जो व्यवहारिक रूप में हो रहा है। और आप जानते हैं इसलिए फंक्शन आ जाए तो रोल ही आपको लिखना है। और रोल पूछा जाए बिना फंक्शन कोई रोल तो होगा नहीं। जब आपको फाइनेंस कमीशन का ये पॉइंट ही पता नहीं है तो उनको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दोनों मिले हुए हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। व्हाट इज रोल? नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग की भूमिका क्या है? तो फंक्शन के बजाय यहाँ पे रोल कर दीजिए। रोल क्या होगा? कि वित्त आयोग की भूमिका क्या है? अगर वित्त आयोग की भूमिका हमें देखना है तो फिर आपको यह दिला दें कि संघ राज्य के बीच वित्तीय संबंध कैसे हैं। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। संबंध कैसे हैं? फाइनेंशियल रिलेशन कैसे है? और फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हैं इसका मतलब है अगर संघ ही पूरे संघ में देखेंगे तो संघ और राज्य इक्वल होने चाहिए या अनइक्वल होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब फिर एक को आईएएस में पीटी में पूछा गया सवाल आपको बता दें, कितना अप्लाइड सवाल पूछा गया है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको क्या लगता है कि अनुच्छेद 280 मिनट गए पूछ लेगा? नहीं पूछेगा एग्जामिनर। 275, 280, कई लोग तो अनुच्छेद 268 से रटे हुए हैं। 268, 269, 271, बिला वजह ऊर्जा मत बर्बाद करिए। एक भी नहीं पूछेगा। प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम के सवाल में आपको बता रहा हूँ ये पूछा गया है। और जो लोग नेट वगैरह एग्जाम देना चाहते हैं डायरेक्शन वही रहेगा। बस नेट में एक फ़र्क होता है। देखिए यूपीएससी नेट में कहाँ फ़र्क हो जाता है। जो लोग नेट एग्जाम देना चाहते हैं नेट में कई बार स्कॉलर्स को कोट कर देगा। यूपीएससी में नहीं करेगा क्योंकि यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ है। लेकिन नेट में स्पेशलाइज है तो नेट में पूछ लेगा रशीदुद्दीन खान ने संघवाद के बारे में क्या कहा, तो वहाँ रेफरेंस की बात कर देगा। सरकारी कमीशन की रिपोर्ट में क्या कही गई है बताइए। नेट और यूपीएससी में यहाँ फ़र्क हो जाता है। यूपीएससी में सिंपल है और नेट में क्या है, स्कॉलर से कोट होनी चाहिए। अच्छा रशीदुद्दीन ने कौन सी किताब लिखी है आप रेफर करिए, नेट में ही पूछ लेगा। लेकिन दोनों का एक ही तरफ है, कॉन्सेप्चुअल होगा, तथ्यात्मक तो कहीं भी नहीं होगा। अब जरा सोच के देखिए कि जब हम संघ राज्य के वित्तीय संबंध की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के आईएसपीटी में सवाल क्या पूछा गया है कि संघ राज्य के किन संबंधों को कहा जाता है कि नगर पालिकीय संबंध की भांति है। ये प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। संघ राज्य के किन संबंधों को हम नगर पालिकीय संबंधों के रूप में बोलते हैं। विच रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इज डिफाइंड एज ए म्यूनिसिपल रिलेशन। वित्तीय संबंध, ये तो गेस कर ही गए होंगे आप कि वित्त के बारे में बोल रहे हैं, वित्तीय संबंध है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में क्यों एग्जामिनर ने यह पूछा संघ राज्य के किन संबंधों को नगर पालिकीय संबंधों के रूप में बताया गया। तो आखिर में सवाल यह है कि नगर पालिकीय संबंध का मतलब तो नगर पालिका का काम क्या होता है, क्यों इसे नगर पालिकीय संबंध कहा गया। अब देखिए प्रश्न सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। जब पीटी का प्रश्न सॉल्व करते तो हमने देखा कि नगर पालिकीय संबंध रट लिया, अच्छा नगर पालिकीय संबंध, अब वही पूछा जाएगा नहीं। इसे सवाल यह है कि संघ राज्य के संबंधों को नगर पालिकीय संबंध वित्तीय संबंधों के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया, कारण क्या था? कारण क्या थे?
मतलब ठीक है, आपको याद दिला दे, हम आगे। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं यार नगर पालिका पढ़ाए नहीं, सवाल ही पूछना शुरू कर दिया। तो आपको केवल ये बता दे, नगर पालिका को संविधान से सीधी शक्तियां नहीं मिलती। इट इज डिपेंडेंट ओवर स्टेट गवर्नमेंट। क्या शब्द का प्रयोग किया? निर्भर है। नगर पालिका किस पे निर्भर है? राज्यों पे। लेकिन राज्य संघ पे निर्भर हैं या इन्हें संविधान से स्वायत्त शक्तियां प्राप्त हैं? अभी आप देखेंगे। इसीलिए जब हमने कह दिया, एक बार याद रखिए, जब किसी को स्कॉलर किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है उसका बड़ा अलंकारिक मतलब होगा, शाब्दिक नहीं। अगर हमने कह दिया कि हमारे यहाँ राज्य नगर पालिका की तरह उनकी भूमिका है, तो इसका मतलब एक झटके में हमने कह दिया भारत में संघवाद नहीं है, पहला। एक झटके में हमने कह दिया भारत में एकात्मक शासन है, दूसरा। और एक झटके में हमने बना दिया कि राज्य समकक्ष नहीं है, राज्य क्या है? संघ पे निर्भर है। ये भूमिका हमने कर दी। एक ही शब्द कितने मतलब होते हैं? यानी अगर आपको कहा जाए, इसका सीधा सा मतलब है, हमारे यहाँ संघ में शक्तियों के केंद्रीकरण हर जगह दिखता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट ओवर ईच एंड एवरीवेयर। और वो वित्तीय मामलों में भी दिखाई देता है। वित्तीय मामलों में भी ऐसे शक्ति का केंद्रीकरण आपको मिलेगा। और वित्तीय मामलों में शक्ति का केंद्रीकरण किस तरीके से मिल रहा है? अब आपको बता दें कैसे मिल रहा है। पहला पहला वित्तीय मामलों में देखेंगे संघ राज्य के संबंध अटपटे कैसे आ रहे हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन के ज़्यादा पावर है। और आप खास तौर पे देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर हम देखा जाए कि जो यूनियन गवर्नमेंट के खर्चे हैं, यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे है? डिफेंस पे, रेल पे, एविएशन पे, डाक पे, पोस्टल एविएशन। यही तो संघ सूची के विषय है। अब संघ सरकार का खर्च देखिए, एप्स पे है। अब जरा जाइए राज्य के सरकार खर्च पे। अब व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार के खर्च क्या है, या राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इसे जीएस के सिलेबस में दिया गया है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन द स्टेट। अब जरा आप देखेंगे कि बी में राज्यों की खर्च कहाँ पे आते हैं? हेल्थ किसका विषय है? अब आपने देखा, आप लिखने का ही तरीका होता है। कितना भी अप्लाइड सवाल आए, आपको शुरुआत कहाँ करनी है? बेसिक से। तभी आप मार्क्स पाएंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, जब तक विषय की समझ नहीं होगी तब तक करंट अफेयर्स को भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाएंगे और एग्जामिनर खराब कर देगा नंबर। अब हेल्थ पे दूसरा, एक बात ये भी याद दिला दें, वैसे तो शिक्षा समूर्ति सूची का विषय है, एजुकेशन समूर्ति सूची का विषय है, लेकिन कई कई राज्यों में देखिए एक आध नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, और एक आध सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। से भाई एक राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, मैक्सिमम एक होती है। इट में बी इन सर्टेन कंडीशन टू। यूपी में जैसे 3 हो गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इलाहाबाद भी हो गया। दैट इज अ रेयर कंडीशन। यूपी इज ए बिग स्टेट। अब मान लीजिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालय तो हर जगह है। और दूसरा, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में एक हो, लेकिन बाकी सारे स्कूल कौन चलाता है? राज्य। इसलिए इट इज ट्रू दैट एजुकेशन बिलोंग टू कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन राज्य शिक्षा देने की मूल जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की आ गई। हेल्थ राज्य के पास, शिक्षा राज्य के पास। उसके अलावा आप देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह विषय तो समवर्ती सूची के हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? राज्य की। और सबसे बड़ी बात है, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, सामाजिक आर्थिक नियोजन कंकरेंट सूची का है। बिजली, अब जरा सोच के देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन किसका विषय है? राज्य सूची। इरिगेशन, सिंचाई,
इरिगेशन किसका विषय है? राज्य का। इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट है, लेकिन देने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। देने की जिम्मेदारी राज्य की है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये बताइए, आप कहेंगे यार फाइनेंशियल रिलेशन सर बता रहे हैं या एक काम बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम फाइनेंशियल रिलेशन पे ही जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम 7 शेड्यूल का रेफरेंस नहीं देंगे तब तक संघ राज्य के संबंध में नहीं बता पाएंगे। अब कभी आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया सर्विसेज की भूमिका बताइए, तुरंत पहले शुरुआत ही संघवाद 7 शेड्यूल से करिए। सीबीआई पूछा जाए संघवाद, जो जीएस में पूछा जा सकता है। अब बताइए आप, ये इन कामों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ भी काम हो रहे हैं, यहाँ भी काम हो रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट कार्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंस आपको क्या दिखता है? क्या? एक खास बात देखेंगे, ये इट इज मोर रेगुलेटिंग फंक्शंस, इट इज मोर वेलफेयर। अंतर आ गया कि नहीं? भारत कल्याणकारी राज्य है या नहीं है? अच्छा, ये रेगुलेटिंग। अच्छा, ये बताइए, अगर संघ सरकार ने फ्रांस से राफेल खरीद लिया, अब गांव के लोग राफेल की पूंछ पे बैठ के उड़ेंगे? ये बताइए, ये तो बात सही है कि हमने एसेट मारा और धन्य से मिसाइल को गिरा दिया, लेकिन आपको ये भी याद दिला दे, अगर मिसाइल से हमने सेटेलाइट को गिरा दिया, एक आदमी गांव वाले से पूछा कि गांव का परसेप्शन आप देखिए, गांव वाले से पूछा गया भैया ये बताओ कि सड़कें बन गई, एयर स्ट्राइक हो गया, ये सब हो गया, उन्होंने कहा भाई सब तो ठीक है, लेकिन स्कूल में दलिया नहीं मिल पा रही है। अब जरा सोच के देखिए। अब भारत को अब देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा यूपी से गोरखपुर में 30 बच्चे मर गए थे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब किसी राज्य में चले जाइए, उसका हॉस्पिटल देख लीजिए दोस्तों, ओ माय गॉड, हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 3 3 मरीज लेटे पड़े हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच बता रहा हूँ। और हॉस्पिटल में चले जाएंगे दोस्तों, इतना गंदा, हॉस्पिटल का वॉशरूम इतना गंदा, कहीं सर दरवाजा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं दवाइयाँ नहीं है। अब स्वाभाविक रूप में जनता राज्य के ज्यादा निकट है या संघ सरकार के? गोरखपुर में समस्या होगी, जनता योगी के ऊपर हल्ला मचाएगी या मोदी के ऊपर? अब बताइए, इनका काम सीधे जनता की भलाई से है, जनता के रोज रोज जीवन जुड़ा हुआ है। याद रखिए, हम कारगिल कब जाएंगे? जीवन में कभी एक आध बार चले गए, चले गए। अदरवाइज हमारे डिफेंस, एक डिफेंस आप कहेंगे नाना कैसे आप बात कर सकते हैं, डिफेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन। है भाई, लेकिन आम जनता से क्या फर्क पड़ता है इसका? दूसरा, रेल, हमारे यहाँ दोस्तों रेल में ट्रेन 3 बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेट ट्रेन, अरे किराया भी चाहिए उसके लिए, इसलिए बुलेट ट्रेन पहले मुंबई गुजरात के बीच में चल रही है कि वहाँ किराया देने में लोग सक्षम है। हमारे दोस्तों समय की कोई चिंता नहीं, बस एक बार ट्रेन में बैठ जाएं, वो यकीन है ना कि वो घर पहुंच जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हाई हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आम जनता का परसेप्शन देखिए। मैं एक बार एक ऐसी ट्रेन से जा रहा था, एमपी होकर जा रही थी, मैंने देखा उसी ट्रेन में लोग बकरी बैठा ले रहे हैं, उसी ट्रेन में साइकिल लाद लिया, जंगल से लोग निकले लकड़ी कुड़ी लेके लाद लिया। उनके लिए किराया मैटर करता है या स्पीड? किराया। हमारे अब अगर आपको लगता है कि ट्रेन 18 चलाकर आपको वोट मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा वोट, लेकिन दलिया खिला के वोट आप ले सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी डे लाइफ ऑफ द पीपल। दूसरा, परिवहन, रोज ही आदमी परिवहन की बस में बैठेगा, वो ठीक होनी चाहिए। इरिगेशन, बिजली और इरिगेशन, यानी आम आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज क्या है? बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क। अब जरा सोच के देखिए, बात को सीधे, बिजली पानी सड़क की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की। अब बताइए, अब बताइए, अब अगर हम जीएस के जो सिलेबस लिखा है उसकी बात करें,
संघ का दायित्व ज्यादा है राज्यों का? तो दायित्व ज्यादा दे दिया, शक्तियां भी ज्यादा देंगे या शक्तियां कम देंगे? शक्तियां क्या देंगे? ज्यादा देंगे। अब बताइए, दायित्व आपने ज्यादा दे दिया, शक्तियां ज्यादा नहीं है, कैसे? पहला, शक्तियां ज्यादा नहीं राज्यों को दिया, कि क्यों? क्यों? देखिए पहला, जरा देखिए राज्यों के फाइनेंशियल सोर्स क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल सोर्स ऑफ राज्य? राज्यों के वित्तीय स्रोत क्या है? व्हाट इज द फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? राज्यों के अगर वित्तीय स्रोत की बात देखी जाए, तो पहला, जो राज्य टैक्स लगाते हैं वसूलते हैं, पहला, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट। अब देखेंगे कितना अप्लाइड सवाल पूछा गया। पिछली बार यूपीएससी मेंस का क्या सवाल है कि पंचायती राज की वित्तीय स्थिति को बताने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय बताइए। ये सवाल आईएएस मेंस का है। वो थोड़ी पूछेगा यार तुम्हें यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय अनुच्छेद 280 में क्या लिखा गया। लेकिन बेसिक चीजें हमें याद जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न मैं बार बार रिफ्रेश करता हूँ कि आपका ओरिएंटेशन पढ़ने क्या होना चाहिए, एग्जामिनर का ध्यान कहाँ पे जा रहा है। इसलिए अब जरा सोच के देखिए, राज्यों के वित्त का स्रोत क्या है? पहला, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य टैक्स लगाते हैं वसूलते हैं, वो पहला आधार ये है। और उसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, राज्य के टैक्स इतने पर्याप्त नहीं है कि उनकी आवश्यकता को पूरी कर दे। क्योंकि राज्य के टैक्स अठन्नी चवन्नी वाले हैं, टोल टैक्स और जो कुछ टैक्स में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, शराब और पेट्रोलियम राज्यों के टैक्स का बड़ा रिसोर्स है। राज्यों के टैक्स के ये बड़े साधन है। फिर भी आप देखेंगे वो उनकी आवश्यकता के लिए, राज्यों की आवश्यकता ज़्यादा है और टैक्स कम है। राजस्थान सरकार के मंत्री भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा भाई जनता तो हमको ये समझती है कि हम आएंगे तो कल्याण कर देंगे जनता का। अभी राहुल भैया ने कहा कि हम शासन में आए किसानों को इतना इतना पैसा दे देंगे। लोगों का अरे बजट तो बताइए, पैसा आएगा कहाँ से? दोस्तों, बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी और भेड़ों को यह आश्वासन दिया गया राजनेताओं ने कि सभी भेड़ों को एक कंबल दिए जाएंगे। लेकिन पता चला ऊन कहाँ से आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। भेड़ें बड़ी बहुत खुश हो गई। ऐसा लगता है, जरा सोच के आप देखिए, कोई भी सरकार 70-70 हज़ार रुपये किसानों को देगी तो आप समझ सकते हैं हमारे सरकार का बजट कितना जाएगा, कहाँ से आएगा वो। और बार बार अर्थशास्त्री कर रहे हैं दैट विल क्रिएट ए फाइनेंशियल इम्बैलेंस। ये राजकोषीय घाटा बढ़ाएगा और सरकार बस एक ही काम कर पाएगी। हाँ, सरकार एक शर्त पे दे सकती है किसानों को, केवल किसानों को पैसा दे, बाकी सिर्फ खर्च न करे। कहाँ से पैसा आएगा? वादे बड़े ज़्यादा ज़्यादा किए। और आप याद रखिए, आप कहेंगे अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक हमें ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? संविधान? संघ सरकार? कौन उत्तरदायी है? केंद्र उत्तरदायी है, राज्य? अब आप देखिए, इतनी बात पढ़ के हमें कई कई बार ये आभास होता है कि नहीं यार, राज्यों की स्थिति बड़ी खराब है, तो आखिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपको याद दिला दे, अगर संघ उत्तरदायी है तो राज्य भी कम नहीं है। अच्छा, राज्यों को जो पैसा एक तो मिलता नहीं, पैसा मिल जाता है तो क्या करते हैं? राजस्थान सरकार ने क्या किया, किसानों का कर्ज माफ कर दिया। उसके बाद राजस्थान सरकार उलझन में पड़ी हुई, पैसा है ही नहीं, और क्या करेगी वो? पहली समस्या। छत्तीसगढ़ में किसानों को कर्ज माफ किया गया।
अब उसके बाद आप सोचिए 5 साल तक सरकार क्या काम कर पाएगी। और आप याद रखिए, अनेक अनेक राज्यों ने क्या क्या तरीके अपना रखे हैं दोस्तों। जयललिता तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रही, अम्मा हिंदुस्तान की सेलुलॉइड वर्ल्ड से आने वाली चीफ मिनिस्टर, ही वॉज फ्रॉम सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब है टॉलीवुड, तमिल सिनेमा से आई थी। एम जी रामचंद्रन उनके गुरु थे, और एम जी रामचंद्र वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन हु केम फ्रॉम द बॉलीवुड और सेलुलॉइड वर्ल्ड। एम जी रामचंद्रन की सहयोगी थी जयललिता, और जयललिता ने मुफ्त में लोगों को भैंस दे दिया था। उनका क्या नायाब तरीका था, उन्होंने पैसा नहीं दिया। लैपटॉप, कुछ लोग क्या देते हैं राज्य, पैसा, मुफ्त में पैसा, मुफ्त में लैपटॉप। अखिलेश भैया ने लैपटॉप दिया था, और बच्चों को लैपटॉप जैसे खुलता था उसमें नेताजी की फोटो आती थी, मुलायम सिंह यादव। और पता चला कि उस लैपटॉप को चार्जिंग के लिए बिजली ही नहीं है, तो बच्चों ने क्या किया, लैपटॉप भेज दिया। सरकारें क्या करती हैं। अब ये बताइए, हमारे यहाँ बच्चों को विवाह के लिए 51,000 रुपये देते हैं, कई लोगों ने फर्जी विवाह दोबारा कर लिया, उनका पैसा लो पहले, विवाह किया। यार विवाह के लिए पैसे देने की क्या जरूरत है, अरे पढ़ा दिया होता। अच्छा ये याद रखिए, दो चीजें स्ट्रॉन्ग करिए, हेल्थ एंड एजुकेशन। हम विवाह के लिए पैसे दे रहे हैं, कोई भैंस के लिए पैसा दे रहा है। और इसी वजह से तमिलनाडु की जनता अम्मा को इतना याद करती है। अम्मा ने क्या किया था, पहले भैंस दे दिया था लोगों को, और 5-5 रुपए कैंटीन चला दी थी, अम्मा कैंटीन। और लोग जाके 5 रुपए में खा लेते थे। और जब भी भैंस से अभी भी लोग दूध निकालते हैं, अम्मा अम्मा, बहुत याद करते हैं अम्मा को। अब बताइए दोस्तों, इकोनॉमी बर्बाद नहीं होगी तो रहेगी। और ममता दीदी उधार के बोझ से दबी हुई है। ममता दीदी यूनियन से इतनी नाराज क्यों है। ममता दीदी बार बार कहती हैं कि हमारा कर्जा माफ किया जाए, कर्जा माफ किया जाए। संघ सरकार ने करे भाई आपका कर्जा माफ किया जाए, तो कर्जा हुआ कैसे। ममता दीदी ने कहा ना, पिछली कम्युनिस्ट पार्टी ने कर्जा कर रखा है, इसको तुरंत आप उतारिए। संघ सरकार कह रही मेंटेन योर फिजिकल डिसिप्लिन, पहले राज्य को घाटा आप ठीक करिए। हम आपको इस स्तर पे सहायता नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास तो बड़े राज्य हैं। और आपने देखा होगा बिहार क्या मांग कर रहा है, विशेष राज्य का दर्जा, स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। विशेष राज्य के दर्जे की बात संविधान में नहीं है, लेकिन अब किताब में लिखी गई होगी। गार्डियल फार्मूले में किया गया कि हमारे भारत कुछ पिछड़े ऐसे राज्य हैं जिनको वित्त आयोग आर्थिक सहायता देने में ज़्यादा वरीयता देगा। दैट इज स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। अब सवाल है, इसका मतलब है राज्यों की भी उतनी गलती है। राज्य के रिसोर्सेज कम, एग्री, राज्य के पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, इसलिए 7 शेड्यूल से सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और आफ्टर 91, आफ्टर लिबरलाइजेशन, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, भारत में 2 प्रकार के राज्य आ गए। एक एक आप देखेंगे गुजरात, जो लगातार आगे बढ़ा जा रहा है, कर्नाटका, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र तो पहले से था, अभी भी अपवर्ड में है। और दूसरा उड़ीसा, बिहार, यूपी नीचे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, हिस्टोरिकल डिक्लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल इज अमेजिंग। पश्चिम बंगाल हमारे देश की आर्थिक केंद्र हुआ, हमारे देश का आर्थिक केंद्र हुआ करता था। आज ही भारत के बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी पश्चिम बंगाल से है। और आपको बता दें, वाई स्टेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ एंड ऑर्डर बनाना स्टेट का मूल काम है, और जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कोई मुझे बता रहा था कि 90 के दशक में, आप देखेंगे 90 के दशक में बिहार में क्या हुआ कि बिहार में पटना ने, मान ली किसी की, पटना में किसी ने बहुत क्रीम जगह पे अपनी शॉप खोल रखी है, तो शाम को आएंगे 2 लोग बम मार देंगे। उसके बाद व्यापारी डरेगा, और व्यापारी डरेगा तो फिर शाम को आएंगे, कोई बात नहीं ये आप बेच दीजिए, आपकी जान बच जाएगी। सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। भाई व्यापारी क्यों रहेगा। सेम थिंग है इन कोलकाता। साम्यवादियों दोस्तों ने एक काम किया, कम्युनिज्म मीन्स मेंटेनिंग इक्वलिटी इन, साम्यवाद का मूल अभिप्राय क्या है, समानता का निर्माण करना। और साम्यवादियों ने समानता पैदा कर दी, क्यों, सभी को गरीब बना दिया। ऐसे भी समानता हो सकती है। भाई साम्यवादी क्या मानते हैं, समानता होनी चाहिए, समानता के लिए हम क्या करें,
या तो जो गरीब है उनको अमीर बना दे, वो काम ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सभी गरीब बना दें। इफ़ यू वांट टू विजिटिंग कोलकाता, अब भारत के 4 मेट्रो में आप कभी देखिएगा, चीन तो 60 से इतने बड़े शहर बना ले गया, 4 मेट्रो में कभी आप जाकर देखें कोलकाता, आपको लगेगा बड़ा पिछड़ा, मार्जिनलाइज। ऐसा कैसे हुआ? जो हमारा राज्य सबसे संपन्न हुआ करता था, उसका ऐसा डिक्लाइन कैसे हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसे दोस्तों, ये सच है कि उत्तरदायी दोनों हैं। लेकिन आप कहेंगे तो ये ब्लेम गेम से काम चलेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ब्लेम गेम से काम चलेगा नहीं, और काम चलेगा संघ राज्य के बीच आपसी सहयोग से, तो सहकारी संघवाद फिर ही आ जाएगा। लेकिन राज्य के टैक्स के स्रोत क्या है? पहला, दूसरा, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जो वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, कि राज्यों को हिस्सा मिले केंद्रीय करों में। दूसरा, अनुदान, संघ के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, ग्रांट। और चौथा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त होने वाला पैसा, द मनी which is received by government from centrally sponsored scheme। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त होने वाला पैसा। द मनी विच इज रिसीव बाय स्टेट फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो राज्यों को पैसा कैसे मिलता है? पहला, संघ के द्वारा लगाए गए, राज्य के द्वारा लगाए गए टैक्स से। पहला, केंद्रीय करों का जो हिस्सा है, जो वित्त आयोग की सलाह पे दिया जाता है, केंद्रीय करों के हिस्से का डिवीजन है। तीसरा क्या है? संघ के द्वारा दिया गया अनुदान। चौथा क्या है? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से। अगर सोच के देखिए, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि राज्यों की स्थिति थोड़ा एक मामले में कमजोर है, जैसे माइंस, खानों पर किसका नियंत्रण है? तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर झारखंड, जरा सोच के देखिए, झारखंड एक अलग देश होता तो भारत का सबसे अमीर देश होता। हैड झारखंड बीन अ सेपरेट sovereign state of this world, झारखंड would have been richest state in the India, क्योंकि झारखंड के पास मिनरल्स इतने ज़्यादा है, और झारखंड के पास मिनरल्स इतने ज़्यादा हैं तो स्वाभाविक रूप में हमारे यहाँ खान संघ सरकार के नियंत्रण में है, और संघ सरकार सारा खान लेता है, राज्यों को रॉयल्टी दे देगा। कुछ लोग कहते हैं, और अब जरा सोच के देखिए, इनके अलावा राज्यों के पास क्या रिसोर्स हो सकते हैं, इनके अलावा राज्यों के पास क्या हो सकते हैं जो उन्होंने अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया। हाँ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बात करेंगे, ग्रांट पे बात करेंगे, लेकिन आखिर में राज्यों के इसके अलावा क्या स्रोत हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं इसके अलावा? क्या? हाँ, इसलिए देखेंगे पर्यटन का सीधा सा मतलब, अब 90 के बाद का जमाना है, तो जब तक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ FDI नहीं लाएंगे। आपको फिर बता दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज हैपेंड इन द इकोनॉमिक सिस्टम। आप देखेंगे हमारे यहाँ वित्त आयोग का भूमिका क्या थी? गरीब राज्यों को ज़्यादा सहायता दिया जाए, पहला। और संघ सरकार का मूल काम क्या था? जब हमारे यहाँ सार्वजनिक उद्यम थे तो संघ सरकार अपना उद्यम वहाँ लगाती थी जो स्टेट ज़्यादा गरीब होते थे। जबकि आप देखेंगे उद्योग लगाने के लिए कुछ जोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए। उद्योग वहाँ लगना चाहिए जहाँ रेल होनी चाहिए, समुद्र किनारा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सार्वजनिक उद्यम थे पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। क्यों? फॉर अटेनिंग, फॉर ब्रिजिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। लेकिन अब तो मामला नहीं रहा। एयरटेल दिल्ली में काम करेगा या उत्तराखंड में काम करेगा? और दोस्तों याद रखिए, अभी भी अगर एयरटेल है या वोडाफोन, जो भी, रिलायंस, जो भी आपको फ़ोन लगता हो,
भारत को जोड़ने वाला फोन तो नेटवर्क बीएसएनएल ही है। अब भारत के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में जाइए, एक फोन जो आप कनेक्ट करेगा उसका नाम क्या है? बीएसएनएल। बीएसएनएल करता है। इसलिए आप याद रखिए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री काम अलग होता है। लोग कहते हैं रेल घाटे में है, घाटे में है। अरे घाटे में तो मुफ्त में लोगों को ढो रही है दोस्तों। जो स्थानीय स्तर पैसेंजर चलती है सब घाटे में चलती है। पैसेंजर का जो किराया है, आज भी जो रेल का किराया रखा गया है, वो सच पूछिए बहुत कम है। पहला उतने भी लोग टिकट नहीं लेते। और मैं एक बार एक पैसेंजर ट्रेन में जा रहा था दोस्तों, मेरे बगल एक दद्दू थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, लठ लिए बैठे थे ट्रेन में। टीटी आया, उन्हें कहा टिकट। लाठी ट्रेन पर, कैसा टिकट? टीटी डर गया, कैसा टिकट मतलब उनका, यार यू आर ट्रेवलिंग इन ट्रेन, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, टिकट आपके पास नहीं। उनका सुनो इधर बैठे हो तुम। और दोस्तों पहली बार मैंने रियल में देखा टीटी डर गया। दद्दू ने कहा तुम्हें पता है ट्रेन कहाँ चल रही है? टीटी ने कहा ट्रेन के चलने से टिकट का क्या मतलब होता है? उनका पहले सुनो बता रहा हूँ मैं। ट्रेन जिस पटरी पे चल रही, जिस जमीन पे चल रही, वो मेरी जमीन है। और मैंने सरकार को सीधे रखा है। और याद रखो, जब तक ये जमीन पे ट्रेन चलेगी मुझसे टिकट को ही मांगना मत। टीटी ने कहा अरे प्रभु बैठे रहो यार। इतना 80 साल के बुढ़े में ये जोश है दोस्तों, कमाल की बात है। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर का जो जमाना तो नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर। और एक खास बात आप देखेंगे, नाउ हेल्थ एंड एजुकेशन इज ऑल्सो बीइंग प्राइवेटाइज। तो अब उदारीकरण का जमाना है, निजीकरण का जमाना है। तो अब सवाल है कि अब आखिर में ये संघ राज्य संबंध की अलग अलग चैलेंज आ रहे हैं। थोड़ा सा लिखने की बात है कि हेडिंग चेंज करिए। पहला पॉइंट हेडिंग चेंज करिए। राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं की भांति। पोजीशन ऑफ स्टेट एज ए म्यूनिसिपैलिटीज। राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं की भांति। राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं की भांति, पहला पॉइंट। सरकारीय आयोग ने यह माना है even सरकारीय कमीशन has accepted that। सरकारीय आयोग ने माना है कि राजकोषीय संघवाद में सरकारी आयोग ने माना है कि राजकोषीय संघवाद में राज्यों की राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेट राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेट is not autonomous, that was referred by the Sarkariya Commission, and it is dependent over the central government। अगला पॉइंट, प्रोफेसर MP सिंह ने भी कहा है प्रोफेसर MP सिंह ने भी कहा है कि संघीय ढांचे में राज्यों की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।
संघीय ढांचे में राज्यों की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है. There is need to further strengthening the financial position of a state in a union state relation. राज्यों की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है. सरकारी आयोग ने कहा है कि संघ सरकार को अधिभार और प्रशुल्क सेस एंड सरचार्ज संघ सरकार को अधिभार और प्रशुल्क आरोपित नहीं करने चाहिए. संघ सरकार को अधिभार और प्रशुल्क आरोपित नहीं करने चाहिए. यूनियन गवर्नमेंट शुड नॉट इम्पोज द सरचार्ज और सेस आरोपित नहीं करने चाहिए क्योंकि इनका विभाजन राज्यों के साथ नहीं होता. आलोचकों का मानना है कि संघ के द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान the grant which is given by union to the states राज्यों की स्वायत्तता के प्रतिकूल है. The grant which is given by union to state is an opposite to autonomy of states. राज्यों की स्वायत्तता के खिलाफ है, राज्यों की स्वायत्तता के विरुद्ध है. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर भी राज्य आपत्ति व्यक्त करते हैं. States have also raised their voice against the centrally sponsored scheme. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर भी राज्यों की आपत्तियां हैं. अच्छा बताइए. अच्छा, इसीलिए 14वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम किया गया. By the 14th Finance Commission, the number of centrally sponsored schemes are reduced. 14वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम किया गया, परंतु राज्यों का केंद्रीय करों में से हिस्सा बढ़ा दिया गया. But share of state in the central taxes were increased. इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान दिला दें. आप देखेंगे 14th फाइनेंस कमीशन के पहले सेंट्रली यानी केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सा मिलता था 32% और 14वें वित्त आयोग में बढ़कर कितना हो गया 42. अचानक ऐसा लगा कि भाई 10% अगर राज्यों को हिस्सा ज़्यादा मिल गया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और आपको हम ये भी याद दिला दें, राजमन्नार कमीशन ने तो यहाँ तक कहा था
राजमन्नार कमीशन ने कहा था कि हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन काम केवल एक होना चाहिए, यानी फाइनेंस कमीशन का काम केवल राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा होना चाहिए, संघ और राज्य के बीच नहीं। क्योंकि संघ और राज्य के बीच पैसे के बंटवारे का एक निश्चित तरीका हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल टैक्सेस से ऑटोमेटिकली 75% पैसा किसको मिल जाए? राज्यों को। और संघ वित्त आयोग का काम होना चाहिए कि 75 पैसे में पैसे बांटिए। अब 75 पैसा संघ राज्यों को दे देगा तो वो क्या करेगा? इसमें भी प्रॉब्लम है, वो क्या कर पाएगा? इस वजह से ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को हटाया जाए। और अब देखें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे राज्यों के इतने ऑब्जेक्शन क्यों है? इसका सीधी सी बात है, आप ये बात जानते हैं कि हर राज्य की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों चलाते हैं? अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको याद दिला दें तो लोग कहते हैं जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, भाई सड़क बनाने का काम तो राज्य का है। अब जरा सोच के देखिए, उज्ज्वला योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री गैस बांटेगा और अपना फोटो उस पर लगा के देगा, तो गांव का मतदाता किसको वोट देगा? दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर स्टेट गवर्नमेंट। आयुष योजना जिस तरीके से भाई हेल्थ राज्य सूची का विषय है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप क्यों चला रहे हैं? ये बजाय कि आप इसको चलाने के, अब क्यों नहीं सारा काम राज्यों को दे दीजिए हेल्थ का? और तेलंगाना गवर्नमेंट का नो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट आयुष स्कीम। हम आयुष स्कीम क्यों स्वीकार करेंगे जब हमारे यहाँ हेल्थ स्कीम ऐसी अच्छी है? पश्चिम बंगाल ने स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना ऐसी सेंट्रल स्पॉन्स स्कीम बनवाने से इनकार कर दिया। अब सीधी सी बात है, ये सारे काम राज्य को ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिए जाए? और हमारे यहाँ सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज आप बढ़ा रहे हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज ऑब्जेक्शनेबल। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है पहला, सातवीं सूची का बंटवारा है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से राज्य सूची के विषय पर भी आप काम कर रहे हैं, राज्य सूची के विषय पर आप काम कर रहे हैं, तो पहला ऑब्जेक्शन ये है। और आप इसका मतलब है संघीय ढांचे में हमारे राज्य लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। राज्यों को स्वायत्ता दी जाए। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, संघ से पूछा जाए, आप कहेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप क्यों चलाते हैं? तो संघ कहेगा नहीं, जैसे पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे पहला, और हमारे राज्यों के पास पैसे कम है तो हम उसमें मदद करेंगे दूसरा, सहकारी संघवादी तीसरा। तो इसमें विरोध क्या है? संघ का भी काम कल्याण है, राज्य का भी काम कल्याण करना है, दोनों मिलकर काम करें। बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर ममता बनर्जी मोदी से मिलकर काम करेगी तो उनकी सियासत बचेगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसलिए माना गया कि पिछले चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिला उज्ज्वला स्कीम से। इस वजह से राज्यों को बहुत ज़्यादा आपत्ति है। टेक्निकल की बात की जाए तो वही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इज ऑब्जेक्शनेबल। अब देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दो प्रकार की है, एक तो 100% स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा पार्शली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कोई एक स्कीम चलाई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 90% पैसा संघ ने लगाया, 10% पैसा राज्य ने लगाया। राज्यों के पास 10% भी नहीं है, क्या लगाए वो? ये कंडीशन है। नागालैंड के पास 10% भी नहीं है, तो अब तो आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बेकार हो गई। और दूसरा, जिसके पास 10% है वो आपकी प्राथमिकता को माने, तो राज्य केंद्र की प्राथमिकता क्यों माने? आर्गुमेंट अब देखिए। और अगर राज्य केंद्र की प्राथमिकता मानेगा, इट मीन्स स्टेट बिकम डिपेंडेंट ओवर द यूनियन। और डिपेंडेंसी संघ की विशेषता नहीं होती, समकक्षता स्वायत्ता, समकक्षता स्वायत्ता विशेषता होनी चाहिए। इसलिए बार बार आप देखेंगे कि ये पूरा स्कीम में राज्यों को मार्जिनलाइज होना पड़ता है। और भी आर्गुमेंट आप देखें। अब मान लीजिए कि हम ठीक कहें कि हम 10 रुपये लगा देंगे। इंडिया इज़ वेरी मच डाइवर्स कंट्री, जहाँ के राज्यों की प्रायोरिटी अलग अलग होगी। अब जो प्रायोरिटी राजस्थान की है वो प्रायोरिटी हो सकता है उत्तर प्रदेश की ना हो। तो आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कैसे एक ही योजना सच में लगा सकते हैं? क्योंकि स्कीम ऑफ राज, वहाँ इरीगेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यूपी में पानी में नॉट बी अ प्रॉब्लम, वाटर में नॉट बी अ प्रॉब्लम। उड़ीसा में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरे भारत में अलग अलग समस्याएं हैं। आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चला के कहीं न कहीं राज्यों को नीचे ला रहे हैं। वैसे संघ कहेगा नहीं नहीं, कई राज्यों की स्थिति खराब है,
हम तो समानता स्थापित करते हैं, छोटे राज्यों को सहायता देते हैं, तो वो तरीके थोड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं। या ये कहा जाए कि नंबर ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम धीरे धीरे कम किया जाए, और अगर आप ऐसे ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाएंगे तो राज्य उसको लागू भी नहीं करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए हमेशा इस पे आपत्ति है। अब सवाल है, अगर ये सारी आपत्तियां, समाधान क्या होगा? अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, वित्तीय रूप में, वित्तीय रूप में राज्य अभी भी स्वायत्त नहीं है। फाइनेंशियली स्टेट आर नॉट ऑटोनॉमस। वित्तीय रूप में राज्य अभी भी स्वायत्त नहीं है। वित्तीय रूप में राज्य अभी भी स्वायत्त नहीं है, और वित्तीय स्वायत्तता के बिना और वित्तीय स्वायत्तता के बिना प्रशासनिक वित्तीय स्वायत्तता के बिना प्रशासनिक एवं और वित्तीय स्वायत्तता के बिना प्रशासनिक एवं विधायी स्वायत्तता निरर्थक हो जाती है। वित्तीय स्वायत्तता के बिना प्रशासनिक और विधायी स्वायत्तता निरर्थक हो जाती है। इसीलिए इसीलिए राज्यों को इसीलिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के बजाय इसलिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के बजाय उन्हें उन्हें वित्तीय रूप में स्वायत्त बनाया जाए। दिस वुड बी फाइनेंशियल ऑटोनॉमस। उन्हें वित्तीय रूप में स्वायत्त बनाया जाए, परंतु परंतु इसके लिए इसके लिए राज्यों को भी परंतु इसके लिए राज्यों को भी अनेक उपाय अपनाने पड़ेंगे। इसके लिए राज्यों को भी अनेक उपाय अपनाने पड़ेंगे। इसमें पहला, even states should also adopt the various mechanism for strengthening their financial position। इसके राज्यों को भी अनेक उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो पहला क्या है? पहला, राजकोषीय अनुशासन को बेहतर बनाना। strengthening the physical discipline of state government, राजकोषीय अनुशासन को बेहतर बनाना। बी, ईज इन डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करना। ईज इन डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईज इन डूइंग बिजनेस। ईज इन डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना।
तीसरा, सुशासन अपनाकर सुशासन अपनाकर निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म बाय अडॉप्टिंग द मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन को बढ़ाकर पर्यटन और निवेश को बढ़ाना। वित्तीय संबंध में अगला और लास्ट हेडिंग, कि संघ राज्यों के बीच वित्तीय विषमता और संघ के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। संघ राज्यों के बीच वित्तीय विषमता और संघ के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। संघ राज्यों के बीच वित्तीय विषमता और संघ के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। The financial disparity between union the state and among the state and challenge for the federation। तो पहला पॉइंट, संविधान के 7वीं अनुसूची में सभी राज्यों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। Each and every state are equal, autonomous from the 7th schedule and division of power। संविधान के 7वीं अनुसूची से सभी राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु वर्ष 1991 के उदारीकरण और निजीकरण के बाद in the post liberalization phase of 90s, वर्ष 1991 के उदारीकरण और निजीकरण के बाद विभिन्न राज्यों के बीच और राज्य के अंदर आर्थिक विषमता बढ़ रही है। In the post era of liberalization and privatization, economic disparities are growing between the state and among the state। विभिन्न राज्यों के बीच और राज्य के भीतर आर्थिक विषमता बढ़ रही है, जिससे नए राज्यों की मांग उत्पन्न हो रही है। नए राज्यों की मांग उत्पन्न हो रही है। आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। नए राज्यों की मांग उत्पन्न हो रही है, आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। स्टेट आर डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ ए स्पेशल स्टेट। विभिन्न राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसलिए संघ और राज्यों के बीच टकराव बढ़ रहा है। Therefore, conflict is very much visible between union and the state। इसलिए संघ और राज्यों के बीच टकराव बढ़ रहा है।
इसका सीधा सा मतलब है ये डिमांड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी है। यानी संघ राज्य के बीच टकराव पहले कैसे बढ़ता, 356, अब 356 इशू नहीं है। नाउ फाइनेंशियल इशू इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखिए 90 के बाद कैसी चीज चेंज हो गई, क्योंकि 90 के बाद गठबंधन सरकार आई, स्टेट बिकेम स्ट्रॉन्गर, नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, ऑल इंडिया पार्टी नहीं रही, यस कांग्रेस डिक्लाइन हुई। अब आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ज़्यादातर जो टकराव आ रहे हैं दैट इज ओवर द फाइनेंशियल इशूज। ये बड़ा चेंज है। अब देखें 90 के पहले क्या था, संघ राज्य के बीच टकराव के मुद्दे में इधर अभी भी आप कहें सीबीआई तो हुई है, सीबीआई में भी नहीं इशू। और याद रखिए सीबीआई वगैरह पे मामला बड़ा बिगड़ता क्यों है, क्योंकि लोक व्यवस्था राज सूची का विषय है, पब्लिक ऑर्डर बिलोंग टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। और इसी मुद्दे पे तो हमारे एनसीटीसी गठन के निर्माण का विरोध किया गया, क्योंकि आप देखेंगे आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, लेकिन राज्य कहते हैं कि नहीं हम केंद्रीय एजेंसी नहीं बनाने देंगे, क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी बनी है सीबीआई, और सीबीआई ने वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी की शादी के दौरान रेड कर दिया। भाई शादी शादी विवाह में दोस्तों ये सब एग्जाम्शन देना चाहिए, ये कोई सीबीआई रेड का तरीका होता है? तो आप ये जानते हैं कि सीबीआई सीबीआई किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच करे, उसके लिए राज्यपाल से परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, और राज्यपाल अगर यूनियन का ही होता है तो यूनियन गवर्नमेंट तुरंत परमिशन दिला के किसी व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई जांच बैठा देगी। और सीबीआई जांच का मतलब होता है कि उस व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप लग गए, प्रूव हो प्रूव ना हो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन दैट मे बी अ पॉलिटिकल वेपन। आप देखेंगे लेकिन आज क्या बढ़ रहा है मामला, संघ राज्य के भी ज्यादा मुद्दे वित्तीय हैं। अब आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन का नेचर भी चेंज हो रहा है उसी हिसाब से। 356 एंड आर्टिकल 200 गवर्नर, अब तो बल्कि कहा जाता है जैसे कि पहले तो ये भी एक मुद्दा हुआ करता था, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री मन की बात क्यों करता है? वही पर क्या करें, अच्छा कोई है नहीं इसलिए बात करता है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दूरदर्शन राज्य सूची का विषय नहीं है, किसका विषय है? ऑल इंडिया रेडियो किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। तो पहले तो एक जमाना था जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के प्रयोग पर भी बहुत आपत्ति उठी, लेकिन आज जो जमाना नहीं रहा, क्योंकि 24/7 की मीडिया है और एक एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना चैनल चला रखा है। आज आप देखेंगे हमारे यहाँ जितनी मीडिया है सब दैट इज डिवाइडेड इन द पॉलिटिकल पार्टी। एनडीटीवी किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है, जीटीवी किसी और को सपोर्ट करता है, तो अब वो जमाना नहीं रहा। और जयललिता ने अपनी खुद का टेलीविजन, कनमोजी ने अपने खुद का टेलीविजन चैनल चला लिया, तो अब वो मुद्दा नहीं रहा कि दूरदर्शन और रेडियो का, क्योंकि दूरदर्शन सही में दूर हो गया। कोई भाई गांव तक में कोई दूरदर्शन नहीं देखता। पहले जब टेलीविजन शुरू हुआ था एकमात्र चैनल कौन था जिसमें चित्रहार लोग देखने को वेट करते थे? वेडनेसडे एंड फ्राइडे को चित्रहार आता था। और अब दोस्तों 150-150 चैनल है, तो कौन चित्रहार और रंगोली देखेगा? तो अब वो इशू रहा नहीं है दूरदर्शन ऐसा। और अब तो आपको बता दें सेंट्रल फोर्सेस पे उतना विवाद नहीं है। अब तो एक जमाना था जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये मुद्दा होता था कि नहीं, राज्य कहा करते थे कि लोक व्यवस्था हमारा विषय है, तो आप सीआईएसएफ क्यों भेजते हो, आप सीआरपीएफ क्यों भेजते हो? अभी तो संघ सरकार करे अरे प्रभु हम नहीं भेज पाएंगे सीआरपीएफ, आप अपना देखो। छत्तीसगढ़ का रहने नहीं भाई, नक्सलियों के मुकाबले के लिए हमें सीआरपीएफ चाहिए। कई स्टेट ने डिमांड किया है कि वी नीड मोर बैटालियन ऑफ सीआरपीएफ। अब जरा सोच के देखिए संघ राज्य के बीच वित्तीय विषमता बढ़ेगी, इससे पूरा भारत प्रभावित होगा या एक दो राज्य प्रभावित होगा? पूरा भारत। इसलिए आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे आने वाले समय में इधर एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा रहेगा क्योंकि डिस्प्यूट इधर ज्यादा आएंगे। तो 90 के बाद जो डिस्प्यूट के और विषय थे वो थोड़ा मिनिमाइज हो रहे हैं, ये विषय आगे बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे बिहार का रहा है विशेष राज्य का दर्जा दो पहला। अब अगर एक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, कोलकाता में गोरखालैंड की मांग आ रही है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गोरखालैंड बिकेम मार्जिनलाइज। जो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का एरिया है उसका विकास नहीं हो पाया, क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है। और आप याद रखिए अगर हमारे यहाँ नक्सलवाद माओवाद के बढ़ने का मूल का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, सामाजिक और आर्थिक।
इसलिए अगर ऐसी विषमता बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है विषमता बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर घटेंगे, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में पलायन होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा, सामाजिक संघर्ष आगे बढ़ेंगे। इस वजह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वित्तीय रिलेशन आज के डेट में प्रायोरिटी बन गए हैं। अब देखिए हमने अब बाकी संघर्षों से भी रिलेशन बता दिया। तो जब हम मेंस में पढ़ते हैं चीज़ें हमेशा होलिस्टिकली पढ़ते हैं कि नहीं कहाँ कहाँ पे चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे हमें जो आगे डील करना है। अब सवाल है संघर्ष तो है, इसलिए संघ राज्य के बीच जो क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है वो नहीं बढ़नी चाहिए, और वित्त आयोग की बड़ी भूमिका है इसको पाटने की। तो व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन टू मेकिंग पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स, राज्य के बीच कम से कम संतुलन बनाया जाए। अब अगर वित्त आयोग की ये भूमिका है तो इसका समाधान क्या है, अगला पॉइंट। नहीं वो तो पहले से भी था, वो वित्तीय विषमता का बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे, लेकिन सुशासन एक है बहुत बड़ा कारण। क्योंकि बहुत बड़ा फर्क आप देखेंगे जब लालू प्रसाद यादव है वन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और एक बात आपको याद दिला दें, लालू प्रसाद यादव का एक कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पिछड़ी जातियों में एक सम्मान पैदा किया, उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी। ये किसी का जो अच्छे पॉइंट वो भी हमें याद रखना चाहिए, लेकिन अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए। लालू यादव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का बीड़ा उठाया। क्योंकि अभी भी ग्रामीण समाज में देखेंगे, ग्रामीण समाज क्या दोस्तों, हमारे यहाँ सामंतवादी प्रवृत्तियाँ इतनी ज़्यादा है कि ऑफिसर्स तक में वो दिखती हैं। कोई जज हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया तो नया सामंत बन गया है, वो कोई पॉलिटिशियन हो गया नया सामंत बन गया है। कल मैं देख रहे थे बीजेपी के नेता पुलिस अधिकारी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि अधिकारी नहीं है वो, बल्कि वो उनका नौकर है। ये फेवलिस्टिक टेंडेंसी है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आप देखेंगे वाई हम गुड गवर्नेंस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लालू यादव कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश में हमेशा माना जाएगा, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन फ्रॉम द बॉटम एंड ही बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर 15 ईयर्स। उन्होंने पिछड़ी जातियों में जागरूकता पैदा कर दी, सामाजिक समानता ला दिया, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन दोस्तों सुशासन के मामले में उससे बदतर एग्जाम्पल को नहीं दिखेगा, एंड दैट इज अ ट्रू। अब सुशासन के मामले में बदतर एग्जाम्पल लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे दोस्तों, उनके पास इतना मौका था। लालू यादव बहन जी, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने हिस्टोरिकल मौके को गंवा दिया। इनकी तो लोग पूजा करते, इतने बड़े इनके कंट्रीब्यूशन हो सकते थे, नहीं किया इन्होंने। पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गया, और इतिहास इस समाज उसी उसी व्यक्ति को याद रखता है जिसने अपना पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे किया, पब्लिक इंटरेस्ट को आगे किया। इतिहास ऐसे व्यक्ति याद रखेगा। अब देखिए लालू यादव के पास एक व्यक्ति गया सड़क बनवाने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब सड़क सड़क बनवा दो। उन्होंने कहा बुड़बक सड़क की मांग कर रहा है, सड़क के लेके क्या करेगा। उन्होंने कहा अरे साहब सड़क बनेगा तो आने जाने का। कहा ना तुम्हारे पास कोई गाड़ी है। कहा ना साहब गाड़ी तो नहीं है। कहा नहीं, देखो सड़क बन जाएगी, कोई गाड़ी लेकर तुम्हारे घर के सामने जाएगा, धूल उड़ेगा पहला। दूसरा, चोर डाकू आसानी से आ जाएंगे। दूसरा, और तुम्हारी शांति छिन जाएगी, हॉर्न बजेगा। तीसरा, कहा नाना साहब सड़क मत बनवाना। सड़क न बनवाने का इससे अच्छा तर्क आज तक का आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आप देखेंगे, और इतना ही नहीं, हमने फिर कहा कि गुंडागर्दी हर जगह प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रभावित हुआ। अब कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति जाएगा, बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार के आने का फर्क दिखता है नहीं दिखता है। मैं बिहार में ज़्यादा तो नहीं गया हूँ, एक दो बार मैं गया हूँ। कि वंस आई वॉज दो तीन तीन चार साल पहले, 5 साल पहले की बात है, किसी शादी में बिहार गया था, मधुबनी से पटना में, मुझे बहुत अच्छी रोड दिखी। मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा भाई मैंने सुना था कि बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है। कहा नहीं नहीं साहब ऐसा नीतीश कुमार के आने के बाद से प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश कुमार ने किया। अब ये है कि हमारी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, इस बात को हम ना माने तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है गुड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं सुशासन करके अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 15 साल के मुख्यमंत्री का शासन रहा, मध्य प्रदेश में चीजें बहुत बेहतर हुई। मध्य प्रदेश में चीजें बहुत बेहतर हुई। इधर कहा भी जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में शायद चेंज आ रहा है, आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ेगा, कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे
लालू प्रसाद यादव के बजाय फिर यूपी में देखा जाए, यूपी में मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स आसपास थी। जब से अखिलेश यादव आए, मुद्दा विकास का हो गया, इशू बिकम डेवलपमेंट। लेकिन ये बात अब हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे डेवलपमेंट करने के बाद, अखिलेश यादव भी चुनाव हार गए डेवलपमेंट करने के बाद। तो डेवलपमेंट हमारे यहाँ चुनाव जिताने की कोई गारंटी है नहीं। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडियन पॉलिटिक्स मुद्दा चेंज हो रहा है कि अब आप देखेंगे पीछे जाके चंद्रबाबू नायडू के ससुर थे एन टी रामाराव, वॉज अ फाउंडर ऑफ टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और तेलुगु देशम पार्टी जब उन्होंने बनाया था तो नारा दिया था तेलुगु सम्मान, तेलुगु सम्मान। लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू हैं, अब उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेन इशू बना दिया। तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों ने ऐसा काम किया वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो अगर आप इकोनॉमिक को बढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स है, ये तो कारण है। बाकी संघ राज्य के संबंध ये बहुत बड़े कारण नहीं होते। बेंगलुरु बिकेम द आईटी हब। अब ये बताइए, तो 90 के पहले बेंगलुरु नाम कौन जानता था? आईटी इंडस्ट्री ग्रुप में बेंगलुरु होगा? नो। और मोदी की आप कितने भी क्रिटिसिज्म कर लीजिए, लेकिन वास्तविक तौर पे गुजरात में जाने पर बात दिखती है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर है। देखिए दोस्तों, कुछ मामले में आपको सख्त होना पड़ेगा। यूपी में गैंगस्टर हैं, चुनाव लड़ते हैं। जहां गैंगस्टर चुनाव लड़ेगा वहां सोचते हैं कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे भाई, उसका काम ही है वसूली करना, ये सब करना। गुजरात में दोस्तों मजाल है कि 12 बजे रात भी कोई महिला, मैंने किसी पुलिस ऑफिसर से पूछा कि कंडीशन कैसी है अहमदाबाद में। अहमदाबाद मेरा इवन मैं स्पीपा में गया था, एक दो लेक्चर, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पे कैसे है हाल। मैंने कहा सर ये मजाल है कि यहाँ 12 बजे रात को महिला गहने पहन के निकल जाए, कोई छू ले। और हमारे यहाँ दिल्ली का ही हाल है, देख लीजिए। आपके पर्स, मोबाइल सेफ नहीं है। दिल्ली का ही हाल है, आप देखिए। एक बार टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। इसीलिए गुजरात में इन्वेस्टमेंट होता है। और मोदी ने बिल्कुल गुजरात को इस मामले में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी। अरे जहाँ क्रिमिनल नेता होगा दोस्तों, वहाँ डेवलपमेंट आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सोच ही नहीं सकते। इसका मतलब है चीज़ें यहाँ पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। और गुजरात में इसके लिए सीधी सी बात है, 10-20 क्रिमिनल हैं, टारगेट पे लेकर खत्म करिए, अपने आप शांत हो जाए, दहशत पैदा हो जाएगी। यहाँ तो क्रिमिनल जेल से बैठ के चला रहा है, ऐसा सुपारी देता है खत्म कर दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि विकास होगा। कैसे होगा विकास? ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमारे मानवाधिकार आयोग है। आपने गुजरात में सुना होगा, कई इनकाउंटर हुए, फेक इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर हमेशा फेक होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब सवाल जो 10-10 आदमी को मार के घूम रहा है, उसको आप वेट करेंगे ना ना न्यायपालिका दंड देगी। न्यायपालिका हमारे इसी प्रक्रिया आगे बता देंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे न्यायपालिका दंड देगी। अरे जो 10 अपराध कर घूम रहा है, अनऑफिशियल ये बात है, किनारे करो उसको। न्यायपालिका को जोर है। और जो 10 अपराध करके जेल के बाहर है, वो क्या कहेगा? जैसे 10 को मारा उसे 11 को मार दूंगा। सजा तो वही है, एक भी मौत की सजा वही है, और 10 भी मौत की तो वही 11वां करेगा वो। आदमी दहशत में है। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट मेंटेन बेटर लॉ एंड ऑर्डर, तब इन्वेस्टमेंट होगा। और पश्चिम बंगाल में तो ये हालत खराब है, पूछिए मत। वहाँ स्कूल के व्यक्ति कार्य करता है पॉलिटिकल पार्टी के, स्कूल के बच्चे तृणमूल कानून से झंडा लेके जाते हैं। और ऑफिसर को सीधा निर्देश है कि कोई कार्यकर्ता कुछ भी करे, तृणमूल के अगर साथ कर रहा है कुछ भी नहीं बोलना है, अपोजिशन के साथ करे तो बोलो। और अगर तृणमूल का वोट कहीं कम पड़ेगा तो ऑफिसर ट्रांसफर होना तय है। ऐसे आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, बुद्धदेव भट्टाचार्य, पहले तो पश्चिम बंगाल में 30 साल तक साम्यवादी नरक मचाया। उसके बाद ममता बनर्जी आई तो साम्यवादी, पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा को कन्विंस किया कि साहब आप हमारे यहाँ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर दो, आप टाटा नैनो हमारे लगा दो। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो साम्यवादी दल के मुख्यमंत्री थे, तो इनकी बात को सुन के टाटा को ऐसा लगा कि नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य भरोसा किया जा सकता है, और गए सिंगूर में। और दोस्तों, उसके बाद ममता दीदी ने वो ड्रामा फैलाया कि टाटा को उल्टे पांव भागना पड़ा। उसके बाद मोदी गए, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जमीन मुफ्त में। और मोदी ने क्या किया, जमीन 1-1 रुपए दे दिया सिंबलिक कीमत पे। वो जमीन जो कोई पूछता नहीं था, इंडस्ट्री बनी। और इंडस्ट्री बनेगी, अपने आप आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पॉलिटिक्स आती है।
क्या लिखा आपने? इसे क्या? संग समानता समाधान, अगला पॉइंट। संघ एवं राज्यों के बीच संघ एवं राज्यों के बीच बढ़ती आर्थिक विषमता को हल करने के लिए फॉर एड्रेसिंग संघ और राज्यों के बीच बढ़ती आर्थिक विषमता को हल करने के लिए सहकारी संघवाद को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। देयर इज नीड टू स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद को बेहतर करने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे हम सहकारी संघवाद कैसे बढ़ा देंगे? संघ राज्य का सहयोग करेंगे, और संघ राज्य का सहयोग करेंगे जैसे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हो पाया? राज्यों ने सहयोग किया ही नहीं। लैंड बिलोंग टू स्टेट, और आज तक भारत में कोई लैंड एक्विजिशन का एक्ट नहीं बन पाया। लेबर है, लेबर रिफॉर्म एक कंकरेंट का विषय। संघ राज्य के बीच आज भी हमारे यहाँ लेबर लॉज बहुत टफ है। सिंगापुर में जाके देखिए, यूएई में जाके देखिए, लेबर लॉज टफ है, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी बहुत खराब है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट बस खराब होता है। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर करनी है तो कोऑपरेशन करना पड़ेगा। एक राज्य दूसरे राज्य से सहयोग नहीं करता और दूसरा संघ राज्य से सहयोग नहीं करता, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। अगला पॉइंट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मेक इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्राम ऑफ मेक इन इंडिया, संघ राज्य के बीच सहयोग आवश्यक है। द कोऑपरेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इज एसेंशियल फैक्टर। मेक इंडिया कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। और सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद भी होना चाहिए। देयर इज नीड ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म टू। सहयोग के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद भी होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी संघवाद भी होना चाहिए जिसके जिसका अभिप्राय है कि राज्यों के बीच सुशासन और निवेश के संबंध में सुशासन और निवेश के संबंध में आपसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। Even there is need of competition between the state for attracting investment and for maintaining good governance। अब देखेंगे सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सहकारी कहाँ करिए? विकास में। संघ राज्य के बीच। कंपटीशन कहाँ करिए? राज्यों के बीच।
अच्छा, संघवाद का मतलब है राज्यों के बीच भी कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे अगर हमारे यहाँ 4-5 राज्य मिल गए होते तो आज तक माओवाद की समस्या का समाधान हो गया होता। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय मिल ही नहीं पाते। आपने वीरप्पन मूवी देखी होगी, वीरप्पन को पकड़ा क्यों नहीं जा पाया? कर्नाटका पुलिस तमिलनाडु पुलिस में कोऑपरेशन हो नहीं पाया। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसेंशियल, बट उसके साथ एक नया नारा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? आज आप देखेंगे उदारीकरण का जमाना है, पहली बार ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे कि एक बार तो देखो, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, ये नारा है। रिसर्जेंट राजस्थान, वाइब्रेंट गुजरात, ये नारा दिया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा उत्तर इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अब यानी राज्य सरकारें भी प्राइवेट सेक्टर की तरह काम कर रही हैं। नहीं, राज्य सरकारें प्रचार चार कभी नहीं देती थी पहले। अब आपकी मर्जी, घूमिए या मत घूमिए, लेकिन राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रही है। गोवा का सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या है? और जरा सोच के देखिए, गुजरात में लोग क्या देखने जाते हैं? गधा देखने जाते हैं। गुजरात में कोई देखने की चीज है दोस्तों? देखने की चीज तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ताजमहल हो, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब देखिए, जब तक इसको प्रचार नहीं करेंगे मामला कैसे बनेगा? अब एक नया जमाना है दोस्तों, जहां आपको, इसलिए आजकल तो बहुत सारी मैगजीन में आप देखिए तो उसमें इंडेक्स आता है, नीति आयोग इंडेक्स जारी करता है, कौन कौन सारा चैंपियन में, हेल्थ में कौन सारा चैंपियन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सारा चैंपियन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में कौन सारा चैंपियन है, सोशल सेक्टर में कौन चैंपियन है। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है। तो प्रतिस्पर्धा कहाँ करना चाहिए? चुनाव जीतने के लिए करना ही चाहिए। नहीं है निवेश के लिए। जैसे कुछ दिनों पहले हरियाणा में मारुति इंडस्ट्रीज लिमिटेड में स्ट्राइक हो गई और वहां मजदूरों ने एक ऐसा काम किया जो पहले पश्चिम बंगाल में यह आम घटनाएं होती थी। मैंने क्यों भाग गया? लोगों ने रोज हड़ताल दोस्तों, रोज हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद।